पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। आज विशेष खबर में आपको हम अवगत कराने जा रहे हैं एक ऐसी महाविभूति से जिनका आध्यात्मिक प्रकाश आज भी पूरी दुनिया को अलौकित कर रहा है। प्रस्तुत है ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की पुण्यतिथि पर स्मृति विशेष। राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि नाम ही काफी है व्यक्तित्व की पहचान के लिए। पूरे विश्व में यह एक ऐसा नाम है जिनके द्वारा प्रवाहित आध्यात्मिक प्रकाश की मणि पूरे विश्व को आज भी प्रकाशमान कर रही है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पूरी जिंदगी देने वाली दादी ने संस्था को एक नन्हे से पौधे से वटवृक्ष के भांति बड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सूरज की भांति पूरे संसार में न केवल महिलाओं को बल्कि समस्त मानव जाति को एक नया रास्ता बताया। दादी ने महिलाओं को उस दौर में एक सम्मानजनक दर्जा दिलाया जब इस देश में व समाज में महिलाओं के अधिकारों की चर्चा तक नहीं होती थी। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के बल पर उन्होंने पूरे विश्व में एक मिसाल कायम की। लाखों लोगों की जिंदगी को उजाला करती हुई उन्हें विश्व की दादी का सम्मान मिला। उन्हें सम्मान तो मिला ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांतिदूत तक के अवार्ड से भी नवाजा गया। दादी पूरे विश्व में जाति, धर्म और ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ते हुए एक बेहतर समाज की स्थापना में तत्पर रहीं। महिला प्रधान एक छोटी सी संस्था को पूरे विश्व के पटल पर प्रतिस्थापित करते हुए 25 अगस्त 2007 को इस दुनिया से विदा हो गई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि एक ऐसा नाम था जिन्होंने अध्यात्म के पथ पर चलते हुए समस्त मानव जाति के लिए एक नई इबारत लिख गई। दादी प्रकाशमणि का जन्म सन 1922 में हैदराबाद सिंध में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। उनका लौकिक नाम रमा था और बचपन से ही उनमें होनहार बीरवान के प्रबल लक्षण दिखाई देने लगे थे। उनके पिता स्वामी गंगेश्वरानंद जी के शिष्य थे। वे व्यापारी होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध ज्योतिषी भी थे। उन्हें यह पता चल गया था कि उनकी बेटी शादी नहीं करेगी और मीरा जैसी एक विश्वविख्यात साध्वी बनेगी। इसलिए उन्होंने कभी भी उसे भौतिक साधनों के प्रति आकर्षित नहीं किया। 8 वर्ष की उम्र से ही वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी थी। उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या में पूजा पाठ आदि शामिल था। यही नहीं, श्री कृष्ण की मूर्ति से उन्हें इतना लगाव था कि वह रात्रि सोने से पूर्व भी उसे झूले में झुलाती थीं, फिर सोने जाती थीं। दादी जी के अंदर सभ्यता और विनम्रता के भाव इतने प्रबल थे कि बड़ों का आदर करना और मीठे बोल बोलना उनके संस्कार में था। इसलिए परिवार के साथ स्कूल में भी कभी किसी की डांट तक नहीं खाई। सादगी और सात्विकता भी उनमें जन्मजात गुण थे। उन्हें श्री कृष्ण के साक्षात्कार की प्रबल इच्छा थी। दादी प्रकाशमणि जी यानी रमा को बचपन से ही श्री कृष्ण से मिलने की प्रबल इच्छा थी। इसलिए वह दिन रात उसकी भक्ति में डूबी रहती थी। वह श्री कृष्ण की मूर्ति को हमेशा अपने साथ रखती थी। उन्हीं दिनों 1936 में ओम मंडली के सत्संग में जो भी ब्रह्मा बाबा के सामने जाता उसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता था। श्री कृष्ण से मिलने की लालसा दादी को ब्रह्मा बाबा के समीप ले गई और वह अपनी सहेली के साथ सत्संग में जाने लगी। उस समय वह मात्र 14 वर्ष की थी
यहीं से उनका रुझान उस सत्संग की ओर आरंभ हुआ जो बाद में ईश्वरीय मिशन का रूप लेता गया। सन 1936 का समय संस्था का प्रारंभिक दौर का समय था। जैसे ही दादी ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आई, उन्होंने ये तय कर लिया कि अब इसी रास्ते पर ही चलना है। यहीं से उनके आध्यात्मिक पथ का सफर शुरू हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी दादी प्रकाश मणि को देखते ही ये समझ गए थे कि यह बच्ची संस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और संस्था का नेतृत्व करेगी। संस्था में पूर्ण रूप आने के बाद उन्हें श्री कृष्ण का पहला साक्षात्कार हुआ। दादी जी अपने व्यवहार और कर्तव्य निष्ठता से हर किसी को आकर्षित कर लेती थी। बाबा के सानिध्य में उनकी त्याग और तपस्या गति को पकड़ने लगी। सन 1936 में एक दिन रमा जब अपने घर में सोई हुई थी, तभी उन्हें बांसुरी बजाते श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। यही नहीं, श्री कृष्ण के पीछे एक सफेद फरिश्ते को भी देखा। दादी को लगा जैसे कि मैं सत्यनारायण भगवान को देख रही हूं। अब वह धीरे धीरे ओम मंडली में रमती गई, जहां 14 वर्षों तक ब्रह्मा बाबा ने उनके साथ कई माताओं बहनों को इतनी गहन योग तपस्या कराई जो वे अंदर ही अंदर परिपक्व होती गई। हम आए, दादी थोड़ा पहले आई थी। ब्रह्मा कुमारी जीवन एक आदर्श जीवन है, ऐसा हमने दादी जी के जीवन से देखा। दादी जी का दिव्य धारणा युक्त जीवन, उनकी मुस्कान अनेक ब्रह्मावत्सों को उत्साह उमंग भर देता था। सबसे पहले दादी जी ही बाबा के पास आई थी और शुरू से लेकर बाबा के साथ रही, जिस कारण जैसे बाबा चलाते रहते थे उसी प्रकार बाबा के जाने के बाद हम सबको ऐसे ही लगता था जैसे बाबा ही स्वयं चक्कर लगा रहे हैं। संस्था में आने के बाद दादी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूते हुए एक महान व्यक्तित्व के रूप की ओर अग्रसर हुई। उनकी इस योग्यताओं के आधार पर पहली बार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने सन 1954 में संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए दादी के साथ संस्था का एक दल जापान दौरे पर भेजा, जहां उन्होंने द्वितीय विश्व धर्म सभा को संबोधित किया। ओम मंडली में आने के बाद बाबा ने दादी जी का नाम कुमार का रखा। वह एक तेजस्वी आध्यात्मिक नेता के रूप में उभरने लगी। जापान में धर्म संसद का नेतृत्व करने के बाद अब बाबा उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों के लिए भी आगे बढ़ाने लगे। इसके बाद वे मुंबई के सेवा केंद्रों की प्रभारी बनी। फिर तो उनके निर्देशन में पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में सेवाओं का विस्तार हुआ और 1974 में उन्हें महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक और गुजरात का प्रभार भी सौंपा गया। यह कारवां बढ़ता रहा और उनके साथ 6 सदस्यों के दल ने विश्व में कई देशों में जाकर अनेक सेवा केंद्रों की नींव रखी और भारतीय संस्कृति को एक नया रूप देना प्रारंभ कर दिया। दादी जी मेरी माँ जैसी थी, जिसको मैं माँ थी, माँ जैसी क्या, जिसको मैं भूल नहीं सकती हूँ कभी भी। ये वही कमरा है जहाँ मेरी प्यारी दादी रहती थी और इसी कमरे से अनेक आत्माओं का कल्याण हुआ। हमें भी बहुत पालना मिली, बहुत प्यार मिला। दादी की प्यार भरी गोदी में खेले और जो भी आता था दादी जी उनसे मिलती थी, उसकी समस्या का
हल करती थी, उनको प्रेम देती थी। आज भी हमको यही फीलिंग आती है, मेरी प्यारी दादी यहाँ ही बैठी है, यहीं पर है, कहीं गई नहीं है। और आज भी वो मेरे से बहुत दिल की बातें करती है और मेरे को बहुत प्रेरणाएं देती है। हर कार्य में उनकी गाइडेंस पर जैसे पहले करती थी वैसे अब भी मैं कर रही हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने इनके तेज और आध्यात्मिक प्रकाश को देखते हुए दादी को प्रकाश मणि के नाम से सुशोभित किया। अब दादी परिपक्वता की पूरी ऊंचाइयां छू चुकी थी। ओम मंडली के सभी लोगों का सही तरीके से सार संभाल और उनकी दूरादेशी बुद्धि ने सहज ही उन्हें एक विश्व स्तरीय मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। संस्था की पहली मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती ने सन 1965 में अपने पुराने कलेवर को छोड़ा। उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने अधिकतर कार्यभार दादी प्रकाशमणि जी को देना आरंभ कर दिया। वह धीरे धीरे बाह्य और आंतरिक नेतृत्व संभालने लगी। दादी जी फिर देश भर में भ्रमण कर सेवाओं का कार्यभार देखने लगी। ओम मंडली अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात होने लगा। फिर तो धीरे धीरे संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा की स्थिति भी उपराम होने लगी। दादी प्रकाशमणि के साथ बहुत ही पुराना संबंध था। 1957 से वो बॉम्बे में आए, तब से रहा। 63-64 से 69 जनवरी तक बॉम्बे में गामदेवी सेवा केंद्र के इंचार्ज रहे। यूनाइटेड नेशंस में भी हम लोग गए थे दादी जी के साथ। तो दादी जी ने भारत का जो झंडा था, ध्वज था, फ्लैग था, उसके नीचे में खड़े रह करके कहा मुझे, रमेश, एक दिन ब्रह्मा कुमारी भी ये यूनाइटेड नेशंस की एक पार्टधारी बन जाएंगी संस्था। तो इसके हमने दादी जी को कहा कि अवश्य ही होगा, क्योंकि विश्व सेवा के अंदर विश्व का मालिक जो है, विश्व सेवाधारी जो परमात्मा है, उसका तो जरूर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कारोबार होना चाहिए। अब दादी को महान और बड़ा नेतृत्व मिलने का वक्त आ गया था। 18 जनवरी 1969 को प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया तथा उन्होंने इस संस्था की बागडोर दादी प्रकाशमणि के हाथों में सौंपकर इस दुनिया से विदा हो गए। 18 जनवरी 1969 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने भौतिक कलेवर का त्याग किया। वह एक ऐसा वक्त था जब पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के अधिकारों की चर्चा तक नहीं होती थी। परंतु ब्रह्मा बाबा के बाद दादी प्रकाशमणि ने अपने तप और आध्यात्मिक आभा के बल पर परमात्मा के कार्यों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और शिव शक्तियों का कारवां आगे चल पड़ा। दादी जी ने कुशल नेतृत्व करते हुए संस्था को असीम ऊंचाइयां दी। वह भाई बहनों को साथ लेकर चलीं और माताओं और बहनों की बेहतरीन पालना करते हुए उन्हें एक शक्ति सेना की शक्ल दी। अब उनका लोहा हर कोई मानने लगा था। चाहे सम्मेलन हो या संगोष्ठी, सभी में दादी जी को आमंत्रित किया जाने लगा। ऐसा नहीं था कि समाज में इस महिला प्रधान संस्था को लोगों ने सीधे सीधे स्वीकार कर लिया। कई बाधाएं आई, परंतु दादी के ममत्व, स्नेह और तपस्या के बल ने सभी को नारी की शक्ति होने का एहसास कराता रहा। उनके सामने जो भी आता था वह उनके प्रबंधन और अदम्य साहस का मुरीद हो जाता था। अब लोगों को यह आभास होने लगा था कि महिलाएं नर्क का द्वार नहीं बल्कि स्वर्ग का द्वार हैं। सन 1972 से लेकर 1980 तक देश विदेश में आयोजित कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का नेतृत्व करने का उन्हें अवसर मिला। परमात्मा के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने की उनकी योजनाएं साकार स्वरूप लेने लगी। समाज के हर क्षेत्र में
सेवाओं का विस्तार हुआ। माउंट आबू अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से ही पूरे विश्व की गतिविधियां संचालित होने लगीं। बैंगलोर विधानसभा के बैंक्वेट हॉल में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सर्वाइवल का आयोजन किया गया। दादी प्रकाश मणि के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग देश और विदेश में जुड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में जुट गए। मानवता की बेहतरीन सेवाओं को देखते हुए सन 1981 में संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा परामर्शदाता समिति का सदस्य मनोनीत कर लिया गया और साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों की सेवाओं के लिए 1982 में राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। अब संस्था एक वट वृक्ष का रूप ले चुकी थी। चारित्रिक उत्थान की मशाल लेकर यह संस्था आगे बढ़ती रही। इसे और विस्तार देने के लिए दादी जी के ही निर्देशन में 18 प्रभागों का निर्माण किया गया और सन 1983 में पहले यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन माउंट आबू में किया गया। इसमें धर्मगुरु दलाई लामा समेत कई बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। इसके साथ ही 1984 में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप सहित 13 देशों में दादी जी ने भ्रमण कर मानवीय सेवाएं की। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, वो मैंने मीठी दादी से सीखा। अभी दादी 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 करे तो दादी के वंडरफुल बचपन से लेकर के दादी को देखा था। ज्ञान में आने के पहले भी दादी साधारण लड़की नहीं थी। जब बाबा की बनी तब से लेकर के दादी को दादी कहा। लंदन में यहाँ भी कहाँ का दादी मुझे से बाकी पहन के बैठी है। वो फोटो बड़ा अच्छा, जब मैं फोटो देखती हूँ दादी मुझे से गले लगा के खड़े खड़े खड़े। लंदन में भी बगीचे में ऐसे प्यार कर रही थी। ऐसे फोटो जहाँ तहाँ देखा ही पड़ता है, पर फोटो तो फोटो है, पर अंदर जो भाषा ली हुई है वो तो दिल में अंदर छपी पड़ी है ना। अब संस्था अपने बृहद रूप को धारण कर चुकी थी। चारों ओर सेवाओं का विस्तार होने लगा था, जिसके तहत पूरे विश्व में शाखाओं का खुलना प्रारंभ हो चुका था। सन 1988, 1989 एवं 1990 में ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड समेत कई प्रोजेक्ट चलाए गए, जिसको 122 देशों में एक साथ चलाया गया। इसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी समेत कई प्रख्यात हस्तियों ने संस्था के कार्यों को सराहा तथा पूरा सहयोग दिया। उनके निर्देशन में यह संस्था अब सभी वर्गों में अपनी पैठ बना चुकी थी। इसको देखते हुए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने दादी जी को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। जैसे वो मिलती थी तो बहुत ही अपनेपन की भावना, अपनेपन की बातें आती थी और साथ में ज्ञान और योग के हिसाब से भी उनका जीवन बहुत ही सुंदर था। एक नेचुरल जीवन क्या होता है, ईश्वरी जीवन, उनके प्रैक्टिकल लाइफ से दिखता था। 14 मास 14 महीने दादी जी हमेशा मुझे यही चाहती थी कि आसपास रहें, साथ में हम लोग बैठकर ईश्वरी महावाक्य, जिसको हम मुरली कहते हैं, वो पढ़ते थे। दादी जी थोड़ा सुनाते, फिर मुझे दे देते कि आप सुनाओ आगे। दादी प्रकाश मणि केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि समाज के हर तबके के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रही। चाहे वह सूखा हो या सर्दी, हर वक्त वे समाज की सेवाओं के लिए तरजीह देती थी। उन्हें चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई दादी के रूप में ही देखता था तथा अपना समझता था। दादी जी ममता की अवतार बन चुकी थीं। उनके सामने कोई भी छोटा या बड़ा नहीं था।
जो भी उनके सामने आता वह उनका होकर रह जाता। जीवन में सुख का अनुभव करना है तो सर्व के प्यारे बनो। सर्व के, एक से क्यों बनो, सब के बनो। जो भी संबंधी मित्र लौकिक अलौकिक जो है, सर्व के प्यारे बनो, किसका वैरी नहीं, तो सर्व से न्यारे। उनके बोल और आचार व्यवहार बिल्कुल वरदानी हो चुके थे। वह जिधर भी निकलती उधर सद्भावना की ब्यार बह निकलती। चाहे गरीबों को कंबल बांटना हो या राहत चारा बांटना हो, सब दादी जी के सानिध्य में होने लगा। वह बच्चों के साथ बच्चा तथा बड़ों के साथ बड़ा बनकर कार्य करती थीं। वह कभी बैडमिंटन तो कभी क्रिकेट खेलकर लोगों का दिल जीत लेती थीं। दादी ने विज्ञान और आध्यात्मिकता को साथ रखते हुए व्यक्तिगत उन्नति में इसका उपयोग किया। संस्था ने अनेक ऊंचाइयां प्राप्त की। दादी का आध्यात्मिक प्रकाश पूरे विश्व को आलोकित करने लगा। यही नहीं, दादी 87 वर्ष की उम्र में एक फरिश्ता हो चुकी थी। दैहिक उपराम रहते हुए 25 अगस्त 2007 को अपने नश्वर शरीर को त्याग कर इस दुनिया से विदा हो गई। दादी प्रकाशमणि जी का आध्यात्मिक प्रकाश पूरे विश्व में फैलने लगा। वह पूरे विश्व की दादी बन गई। उनके सानिध्य में संस्था ने विश्व के 138 देशों में आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए जाति, धर्म और सरहद की दीवारों को तोड़ा। इसके कारण कई प्रदेशों के राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों ने उन्हें राजकीय सम्मान भी दिया। दादी जी को देख करके ऐसे वो प्रकाश की मणि चमक रही थी। ऐसा सुंदर हर्षित चेहरा था जो मुझे प्रेरणा आई कि मैं भी अपनी जीवन ऐसे बनाऊं। पूरी दुनिया को प्रकाशमान करती हुई दादी प्रकाशमणि 25 अगस्त 2007 को शनिवार प्रातः 10:10 पर हम सबकी स्थूल आंखों से ओझल हो गईं। आज भले ही वह साकार रूप में हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनका मार्गदर्शन आज भी लाखों लोगों की जिंदगी में ज्ञान की रोशनी भर रहा है। आज दादी हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके आध्यात्मिक प्रकाश से लाखों लोग अपनी जिंदगी में उजाला भर रहे हैं।
से